बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक छोटी सी बात, ये कैलकुलेटर अपने पास रख लें आप लोग। कैलकुलेटर आपके सामने होने चाहिए, ठीक है। ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ये है अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 3 क्वेश्चन 1 है, ठीक है। तो ये आप पेपर बाद में डाउनलोड करके ये सवाल देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। शुरू में कह रहा है CLPLC इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। Goods are transferred from the factory at a fixed percentage profit, which has remained unchanged for some years. Director provided the following information for the year ended 31st December 2017. ठीक है। रेवेन्यू दिया है, प्राइम कॉस्ट दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं एंड सो ऑन, सारे दिए हैं। आगे कह रहा है कि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट का बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। ये जो बैलेंस है ना, जिसने इंफॉर्मेशन दी है, ये जनवरी 2017 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है दिसंबर 31st 2017, मतलब ये इस साल से रिलेट करती होगी। नीचे हम देख लेते हैं हमें कब की बनाई है। इसके बाद कह रहा है एडजस्टमेंट में कि टोटल रेंट फॉर द बिजनेस वाज 1 लाख फॉर द ईयर, ये वाली एडजस्टमेंट। All of this had been included in administrative expenses. हमने ये सारा रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किया है, ठीक है। हमने ये सारा रेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाल दिया है, पुट कर दिया है। However, 50% of it relate to the factory, 25% to the office, 25% to the distribution. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो रेंट था इसमें से 50% वहां जाना है मैन्युफैक्चरिंग में, और ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की बात होती है। 25% एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा और 25% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। कंपनी के अंदर क्या होता है, जो कॉस्ट होती है ना, जो इनकम स्टेटमेंट में आती है, उनको हम ज्यादातर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिनका ताल्लुक ऑफिस वर्क से होता है, और एक को हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब जिनका ताल्लुक प्रमोशन से, मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से होता है, ठीक है। ये हम कंपनी में इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे। टैक्सेशन चार्ज फॉर द ईयर वाज 39,400, इसमें कंपनी भी इंक्लूडेड है, इसीलिए टैक्सेशन भी आ रहा है। अब पहला सवाल है इसका क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट यूज्ड बाय द कंपनी। परसेंटेज बताओ, रेट बताओ। जो परसेंटेज है ना, जैसे 20% लिखा होता है, 30% लिखा होता है कि फैक्ट्री प्रॉफिट हमारा इतना परसेंट बनता है, वो बताओ कि परसेंटेज क्या थी, ठीक है। वो फाइंड करने को बोला है। तो अमूमन हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो यूज करते हैं, एक होता है मार्कअप, एक होता है मार्जिन, ठीक है। हम जो यूज करते हैं वो ज्यादातर क्या यूज करते हैं, मार्कअप यूज करते हैं, ठीक है। अमूमन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आप कभी भी सवाल देखें, आपको मार्कअप लगाया होगा, दिया होगा कि गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट मार्कअप ऑफ 20%, लिखा होगा गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब मार्कअप दिया होता है। इसमें हमें रेट ढूंढना है, जो मार्कअप की परसेंटेज है ना, हमें वो ढूंढनी है। तो सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के या ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप के, तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप इज इक्वल टू जो आपका प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, कॉस्ट से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। जब भी आपको मार्कअप फाइंड करना हो तो जो प्रॉफिट है, मतलब जो चीज आपने सेल की थी उस पर जो प्रॉफिट है आपके पास, उसको डिवाइड कर दें कॉस्ट से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो सर यहाँ हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें आगे बनाना है, तो फैक्ट्री प्रॉफिट तो हमें पता नहीं है, तो सर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप सबको मैंने बताया था कि हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। उसमें हम क्या शो करते हैं, प्रॉफिट शो करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर एक अकाउंट आ रहा है आपके सामने, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। इसमें अगर आप देखें ये प्रॉफिट किस चीज का है, ये जो 21,000 आ रहा है, ये प्रॉफिट आपका ओपनिंग फिनिश्ड गुड पे है। ये जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 16,000, ये किस चीज का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट शो करता है ना। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी क्या शो करता है, ये प्रॉफिट शो करता है जो हमने कमाया नहीं है, जो कि हमारी फिनिश गुड का पार्ट है। सो ये बैलेंस सीडी क्या शो कर रहा है, ये बैलेंस सीडी शो कर रहा है जो क्लोजिंग फिनिश गुड है उस पर कितना प्रॉफिट है वो शो कर रहा है।
तो हमें मार्कअप फाइंड करना है, दोबारा देखिएगा, हमें मार्कअप फाइंड करना है, तो मार्कअप के लिए प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट तो ये आपको मिल गया, ये 21,000 हो गया, ये 16,000 हो गया, दोनों में से कोई भी लो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो ये जो 21,000 है ये किस पे लग रहा है, ओपनिंग फिनिश गुड पे। तो ओपनिंग फिनिश गुड की अगर कॉस्ट से मैं डिवाइड कर दूं, ओपनिंग फिनिश गुड की कॉस्ट से अगर मैं 21,000 को डिवाइड कर दूं, जो मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड है, तो मेरे पास मार्कअप आ जाएगा। इसी तरीके से 16,000 क्या है, क्लोजिंग फिनिश गुड पे आपको क्या नाम है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं क्लोजिंग फिनिश गुड की कॉस्ट से डिवाइड कर दूं, मेरे पास इसमें मार्कअप आ जाएगा जो कि सेम होगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं सर, नहीं समझ में आ रिपीट रही? कर दें। बाकी लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात जो है? जी सर। जी सर। अच्छा देखो अबू बकर, थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें समझा देता हूँ फिर भी, लेकिन थोड़ा तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग के सवाल करने पड़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पूरा, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ। देखो मार्कअप किसे कहते हैं, मार्कअप मार्कअप होता है हमारे पास, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं, तो मार्कअप का मतलब होता है इट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इट इज द परसेंटेज ऑफ, इट इज द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इट इज द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। जब आपसे कोई पूछे ना कि आपका प्रॉफिट कितना है, तो आप बजाय ये बोलने कि मैं 100 रुपए कमाता हूँ, मैं 200 कमाता हूँ, आप उसको परसेंटेज में आंसर बताते हैं। ठीक है, लाइक एक चीज 100 रुपए की है और मैं 120 रुपए की बेचता हूँ, मेरा प्रॉफिट कितना है, 20। ठीक है, तो बजाय मैं ये बोलने के मैं 20 रुपए कमाता हूँ, बड़ा अजीब लगेगा, हम क्या करते हैं, इस 20 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, जो हमारी कॉस्ट है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20%। तो हम बजाय ये बताने के बड़ा चीप लगेगा कि मैं कहूँ 20 रुपए कमाता हूँ, बड़ा अजीब लगेगा, तो हम उसको बोलते हैं भाई हम 20% कमाते हैं, 20% मार्कअप कमाते हैं। एक बार दोबारा और बता दो, मैं एक चीज 200 में खरीदता हूँ और 240 की मैं सेल करता हूँ, मेरा प्रॉफिट कितना है अबू बकर? एक चीज 200 रुपए में खरीदता हूँ और 240 की सेल करता हूँ, प्रॉफिट सर कितना है? 40 रुपए। 40 रुपए। बजाय ये बोलने की मैं 40 रुपए कमाता हूँ, बड़ा अजीब लगेगा, मैं क्या करता हूँ, इस 40%। 40 को, जो मेरा प्रॉफिट है, 40% नहीं है बेटा, जी 40 जी को मैं सर, डिवाइड समझ कर देता गया। हूँ कॉस्ट से, कॉस्ट कितनी है, 200, और मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। ये आ जाएगा 20%। तो परसेंटेज में ये होता है कि वो जो आप जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं ना अमाउंट के अंदर, वो छुप जाता है। तो ये इस सवाल में पता है क्या कह रहा है, ये सवाल में बोल रहा है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट। तो हमारे पास परसेंटेज दो तरह की होती है, एक होती है मार्जिन, एक होती है मार्कअप। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के सवालों के अंदर हम ज्यादातर मार्कअप यूज करते हैं। कभी भी अपने सवाल देखो लिखा होता है गुड्स आर ट्रांसफर एट मार्कअप, गुड्स आर ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस 20%, इस तरह लिखा होता है। तो इस सवाल में आपको परसेंटेज तलाश करनी है, ये जो 20% है ये तलाश करना है। ठीक है, तो 20% के लिए पहले क्या चाहिए, पहले आपको प्रॉफिट चाहिए जो कि कितना है, 40। दूसरी चीज क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए जो कि कितनी है, 200। तो मैंने 40 को 200 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, मेरे पास मार्कअप आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक, इधर तक जो मैंने समझाया? जी सर। जी। अब आ जाओ, अब इस सवाल में इसको कैसे करेंगे। तो इस सवाल में जो प्रॉफिट की जो चीजें होती है ना, जो प्रॉफिट होता है वो तीन जगह आता है। प्रॉफिट कितनी जगह आता है, तीन जगह आता है। एक तो फैक्ट्री प्रॉफिट होता है, ठीक है, फैक्ट्री प्रॉफिट आप मालूम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो तो बी पार्ट में करना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन क्या रह गए, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो फिनिश गुड होती है ना, फिनिश गुड, हम ज्यादातर किस पे लिखते हैं, ट्रांसफर प्राइस पे लिखते हैं, ये दिए हुए इसमें। ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या है, ये दोनों सेलिंग प्राइस में, ये दोनों किस पे, सेलिंग प्राइस में। तो जाहिर बात इसमें हमारा प्रॉफिट भी होगा, इसमें हमारा प्रॉफिट भी होगा। तो वो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, वो हमें पता लगता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट से। ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पता है किसके लिए बनता है, ये फिनिश गुड के लिए बनता है, कि जो फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, उसमें से जो प्रॉफिट हमने अभी तक नहीं कमाया होता, वो हम साइड लाइन कर रहे होते हैं और उसको यहाँ शो करते हैं। ये बैलेंस बीडी क्या बताता है, ये ओपनिंग फिनिश गुड का प्रॉफिट बताता है, और बैलेंस सीडी क्या बताता है, ये क्लोजिंग फिनिश गुड का प्रॉफिट बताता है। एक मिनट रुकिएगा, कोई आया है, उसको मैं, बेल बजी, उसको मैं एंटर करूं, वरना बच्चे इंतजार करते रहेंगे। अच्छा अबू बकर बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यहां तक मेरी, अच्छा। अब इसने बोला है कि भाई हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताओ, हमें वो फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है, आपको अगर मार्कअप फाइंड करना है, थोड़ा ध्यान से गौर करना, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, जो प्रॉफिट है वो चाहिए होगा। दूसरी हमें क्या चाहिए होगी, कॉस्ट चाहिए होगी।
और मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो हमारे पास दो प्रॉफिट हैं, एक है 21,000, एक है हमारे पास 16,000। ठीक है, 21,000 किसके ऊपर है? ये 21,000 किसके ऊपर है? ओपनिंग के ऊपर है, क्लोजिंग के ऊपर है? जो बैलेंस बी आ रहा है, ओपनिंग 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 ओपनिंग। सो ओपनिंग दिया हुआ है ना, ओपनिंग कितना है आपके पास? ओपनिंग है 21,000, 1,26,000, पर ये सेलिंग एक लाख प्राइस है। ये छब्बीस क्या है? ये अच्छा सेलिंग हाँ प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस है। ठीक। और हमें क्या चाहिए? आंसर हमें हमें क्या चाहिए? चाहिए वो कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट कॉस्ट चाहिए। चाहिए ना, तो तो एक कॉस्ट लाख छब्बीस 21,000 हजार होती, में से 1,26,000 में से 21,000 माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास एक कॉस्ट आ लाख जाएगी पाँच इसकी। हजार एक लाख तो एक पाँच लाख हजार पांच हजार यहाँ लिखो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आंसर इससे भी आ जाएगा। दूसरा तरीका, 16,000 लो जो क्लोजिंग है, 16,000 को किससे डिवाइड करें? जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना उसकी कॉस्ट से, उसकी कॉस्ट से। ये ट्रांसफर प्राइस है बेटा। तो सर इसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? 96,000 में। 96,000 माइनस 16। हाँ यार, लेवल है भाई, तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा स्टार पक्का है यार, मानते ही हो तुम यार। इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इसकी कॉस्ट आ जाएगी 80,000। सो आप 80,000 से इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आंसर दोनों सेम आएगा, क्योंकि परसेंटेज हमारी हर साल सेम थी। बताएं कितना आंसर आया? 20%। 20%, दोनों से 20% आ गया। यहां तक बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं सारा मिटा देता हूँ ताकि हम अगला पार्ट करें। देखो पेपर में मुश्किल चीजें भी आती हैं, परेशान भी करती हैं, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये मार्कअप आप जहन में रख लो, क्योंकि आगे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना है हमें। 20% जहन में होना चाहिए। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं एक बार ये सारा मिटा दूं तो हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में इसने बोला है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। तो वो कैसे करेंगे? अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, डायरेक्ट लेबर चाहिए होता है। अच्छा, वो इसने नहीं दिया, ना रॉ मटेरियल दिया है, ना डायरेक्ट लेबर दिया है। इन सबका सम, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, रॉयल्टी हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इन सबका सम क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। वो उसने दे दिया। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है सवाल में आपको वो प्राइम कॉस्ट दे दे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मेन हेड दे दे, आपने उससे स्टार्ट करना है। तो हम प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट कर जाएंगे। प्राइम कॉस्ट कितनी है हमारे पास? प्राइम कॉस्ट है 7,80,000। यहां तक मेरे साथ हैं गाइस? आर यू विद मी? जी सर। शिराज यस बेटा, सर। हाँ। यस सर प्राइम कॉस्ट क्या होती है? अगर आपको याद हो, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करते थे तो हम पहले लिखते थे ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर परचेजेस, फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाता था, फिर उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करते थे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हो तो इन सब का टोटल आ जाता था, प्राइम कॉस्ट आ जाता था। तो इस सवाल में, सवाल है 4 मार्क्स का मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसीलिए वो शॉर्ट फॉर्म करके देगा। अच्छा, आगे क्या आता है सर? फैक्ट्री ओवरहेड आता है, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग दे देते हैं। अच्छा, यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड का इसने टोटल आपको बताया हुआ है, मतलब अलग अलग करके नहीं दिया गया, रेंट इतना है, इंश्योरेंस इतनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल बताया हुआ है। वो कितना है? 1,52,000, 1,52,000। हमें क्या करना है? अब इसमें कोई और चीज नहीं आ सकती। जैसे होता है ना, रेंट अलग करके दे देता है, डेप्स अलग करके दे देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस सवाल में। अब क्या करें सर? इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर कोई मिस्टेक हो। तो नीचे उसने एक एडजस्टमेंट दी है, ये वाली, टोटल रेंट वाली। ये कह रहा है रेंट बनता था 1,00,000 पूरे साल का, और ये सारा रेंट हमने एडमिनिस्ट्रेटिव में लिख दिया है, मतलब मिस्टेक की है। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव से इसको हटाओ, इस 1,00,000 को। ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्यों हटाओ? क्योंकि इसने आगे लिखा है कि इसमें से 50% जाना था फैक्ट्री में, तो 1,00,000 का 50% 50,000 हो जाएगा, वो फैक्ट्री में जाएगा, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में। रेंट एंड डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ओवरहेड होता है। 25% ऑफिस में जाएगा, मतलब एडमिन में जाएगा, और 25% डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो सर इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? 50% जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। क्या मतलब? फैक्ट्री ओवरहेड पे लिख देते हैं 1,52,000, और इसमें इसका 50% ऐड कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 50,000। ठीक है, एक एडजस्टमेंट ये हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट, 25% जाएगा उसके अंदर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर,
तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्लस कर देते हैं 25,000, 1 लाख का 25%, और 25% जाएगा आपका एडमिन के अंदर, तो इसमें भी 25,000 प्लस कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर है मेरी? सर रिपीट कर दें, इंटरनेट इंटरप्ट हो गई थी। अच्छा ठीक है, ओके। देखो उसने कहा है कि 1 लाख रुपए हमारा रेंट था, जो हमने गलती से एडमिनिस्ट्रेटिव में सारा लिख दिया था, तो मैंने 1 लाख माइनस किया। फिर उसने कहा इस 1 लाख में से 50% जाना है किसमें, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। तो रेंट जो होता है, रेंट ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आती है, तो मैंने 50,000 जाके ऐड कर दिया, जो कि गिवन थे हमें फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। बाकी 25% एडमिन में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, ऑफिस से मुराद एडमिन, और 25% जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका टोटल करते हैं, 1,52,000 प्लस 50,000 फैक्ट्री ओवरहेड का कितना हो जाएगा, 2,02,000। अब बकर 2 बेटा लाख। मैंने पूछा नहीं, मेरी बात समझ में आ गई? रेंट वाली जो बात है जो मैं रिपीट की जी थी, सर, हो रही है आपको? जी ठीक सर। है, ये हो जाएगा हमारे पास 9,82,000। सर अब क्या करेंगे, अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, यस सर है, ये देखें वर्क इन प्रोग्रेस एट 1 जनवरी, ये ओपनिंग है, और वर्क इन प्रोग्रेस एट ये क्लोजिंग है। इन दोनों का नेट भी ले सकते हो और इन दोनों को डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो ओपनिंग WIP कितना है हमारे पास, 17,000, और क्लोजिंग WIP कितना है हमारे पास, 25,000। ये माइनस कर देंगे तो ये नेट आ जाएगा, आई थिंक सो नेट आ जाएगा, नेट कितना हो जाएगा, 17,000 माइनस 25,000, आई थिंक सो 8,000 माइनस में आएगा, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो जाएगा 982 माइनस 8,000, तो आई थिंक सो ये हो जाएगा 974,000, ऐसे ही है बेटा। बेटा मैं सही कर रहा हूँ या करता जा रहा हूँ? माहम बेटा, शिराज बेटा, जी सर यही है। यही है। अच्छा जी सर, अब क्या करेंगे, अब इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना है। सर परसेंटेज तो उसने नहीं दी हुई थी सवाल में, तो आपने ए पार्ट में फाइंड की थी ना परसेंटेज, कितना था, 20%। तो 20%। 9,74,000 पे आप 20% लगाए, ये कितना हो जाएगा, ये 194,800 हो जाएगा। ये इसमें आप ऐड कर दें तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ये आप लिखें ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, ये लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1,168,800। जी बेटा, यहाँ तक कोई इशू? क्योंकि अगला पार्ट करना है थोड़ा सा वो, कोई इशू नहीं है? हसीब बेटा, नहीं सर। नो सर। ओके। अच्छा जी, अब ये याद रखिएगा ध्यान में, ये लिख लें अपने पास कि फैक्ट्री प्रॉफिट इतना था, क्योंकि ये आगे में लिखना होगा, और ये 1,168 भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये दोनों आगे इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। तो अब बना रहे हैं हम इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट कंपनी की है, तो कंपनी में कुछ चीजों का ख्याल करना पड़ता है, वो बता देता हूँ मैं आपको। मैं सारा मिटा रहा हूँ ताकि मैं इनकम स्टेटमेंट यहाँ बना सकूँ। कोशिश कीजिएगा आइंदा सवाल करके लाइएगा, ऐसे मत कीजिएगा, मुझ पे मत छोड़िएगा सवाल जो है, ताकि मैं ज्यादा अच्छे सवाल आपको करवा सकूं। सो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू हमारे पास है 1,820,000। सर फिर क्या लिखेंगे, फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे। सर इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग फिनिश गुड आएगा, तो उसकी ट्रांसफर प्राइस आती है, ट्रांसफर प्राइस पे ही दिया हुआ है उसने, ट्रांसफर प्राइस पे ही दिया हुआ है, दोनों ट्रांसफर प्राइस पे दिए हुए हैं। सो एक है हमारे पास 17,000। फिर क्या आता है, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफर किया था ना, जो वैल्यू ट्रांसफर की थी, वो हमारे पास कितनी थी, वो थी 1,168,000, वो आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्लोजिंग फिनिश गुड आएगा, उसकी ट्रांसफर प्राइस आएगी, वो कितनी है, वो 96,000 है। तो 96,000 आप लोग माइनस कर दें, इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,198,800।
और ये आ जाएगा हमारे पास 621,200। यहां तक मेरे साथ है? ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। शिराज बेटा, आर यू विद मी? हसीब बेटा, जी सर। मोहसिन। जी सर। अच्छा जी। सर अच्छा, इसके बाद क्या? सर इसके बाद एक जी बात जी सुने जी अबू, जी जी सर, अबू ये बता। ट्रांसफर से माइनस होगा ना 96,000 पर 1198,800 कैसे आया? तुम चेक करो, कैलकुलेटर उठाओ, लिखो। एक मिनट। अच्छा, मैंने ओपनिंग फिनिश गुड गलत लिखा है बेटा। ओपनिंग फिनिश गुड की वैल्यू गलत लिखी है। माशा लेवल है तुम्हारा अच्छा यार। ओपनिंग फिनिश गुड की वैल्यू ये रही, आई थिंक सो 1,26,000 है। सॉरी बेटा, सही बोल रहे हो। मैं असल में मेरा टाइम बचाने के लिए मार के इसकी सामने रखी हुई है, तो टाइम बच जाता है। वैल्यूज पूछता हूँ, टाइम बहुत लगता है, इसीलिए। यहाँ तक मेरे साथ हो? जी सर। ठीक है, बहुत आला। अच्छा जी, इसके बाद सर हम क्या करते हैं? इसके बाद मैंने, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। उसके तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग एक ही तरीका फॉलो करें, जिंदगी अपनी बचाएं। वो है ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही लिखना है। क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करें? फैक्ट्री प्रॉफिट की एडजस्टमेंट क्या करें। ये मैं बता चुका हूं कि जो हमारा ये जो ऊपर प्रॉफिट आ रहा है ना, ये हमारा उसका है, ऑफिस वालों का है। ठीक है, अब हमें अपना ओवरऑल प्रॉफिट शो करना है। तो जो हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट था, जो मैन्युफैक्चरिंग में लिखा था, वो एज इट इज हम यहाँ लिखेंगे, एज इट इज। जो मैन्युफैक्चरिंग में लिखा था, तो हमने वहां कितना लिखा था? वहां लिखा था 194,800, 194,800। हम एज इट इज 194,800 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते थे? प्रोविजन का अकाउंट बनाते थे, बीडी लिखते थे, सीडी लिखते थे, और डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड पे आता था तो हम माइनस करते थे, डेबिट साइड पे आता था तो हम ऐड करते थे इसके अंदर। इसमें तो इसने बना के दिया हुआ है 2017 का, खुद दिया हुआ है इसने। तो मुझे बता सकते हैं डिफरेंस कितना है? 5,000 का, और वो डेबिट साइड आ रहा है, मतलब प्रोविजन डेबिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है। तो ये फायदे की बात है। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 की आ रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री 21,000 की आ रही है। मतलब पिछले साल का प्रॉफिट जो आपने इस साल कमा लिया है वो 21,000 है, और जो प्रॉफिट आपने नहीं कमाया वो 16,000 है। तो नेट कितना आ जाएगा? 5,000 जो आप कमा चुके हैं। तो जब भी आप प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का अकाउंट बनाते हैं और डिफरेंस डेबिट साइड पे है, तो ये पॉजिटिव बात है, ये अच्छी बात है। या जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर जो प्रॉफिट है वो कम हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, और ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट ज्यादा हो, ये पॉजिटिव बात है। तो सर हम क्या करेंगे? जो इनका डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 5,000, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल जो प्रॉफिट हमने इस साल कमाया है 194,800 तो है ही है, और कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूडेड था जो हमने कमा लिया। टोटल जो प्रॉफिट हमने कमाया है, आई थिंक सो वो आ जाएगा 199,800। यहां तक मेरे साथ है बेटा हसीब, माहम? जी सर। जी सर। अच्छा, ये सवाल कंपनी का है। तो कंपनी में हम लोग क्या करते हैं? एडमिन एक्सपेंस लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखते हैं, और उसको माइनस करके जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, एंड देन हम फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है। कंपनी के अंदर, कंपनी में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालते हैं, अगर आपको एज लेवल का याद हो। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर से पहले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करते हैं। तो कर लेते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है हमारे पास? आई थिंक सो वो है 343,100, लेकिन इसमें हमने एडजस्टमेंट की थी, अगर आपको याद हो। हम लिखेंगे 343,100 माइनस 1 लाख, जो रेंट हमने गलती से इंक्लूड किया था, और प्लस जितना जाना चाहिए था वो है 25,000। सेम एज जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसका टोटल आ रहा है 283,800 प्लस 25,000 इसमें जाना चाहिए वो रेंट का। रेंट 1 लाख बनता था ना, 1 लाख का 25% एडमिन में जाएगा और 25% डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। सो इन दोनों का जो टोटल आएगा, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आ जाएगा, आई थिंक सो डिस्ट्रीब्यूशन का आ रहा है 308,800, और एडमिन का जो आ रहा है वो आ रहा है 268,100। ये दोनों माइनस होंगे
तो हमारे पास जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आएगा वो कितना है, वो आप बता सकते हैं। प्रॉफिट कंपनी में हम लोग, ये कंपनी का सवाल है बेटा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पीएलसी लिखा होगा यहाँ पे, तो A2 में हमारे पास कंपनी भी होती है, तो कंपनी का फिर प्रॉपर फॉर्मेट है, वैसे काम करना होता है आपको। सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा हमारे पास 244,100, 244,100। इसके बाद सर क्या करेंगे, इसके बाद फाइनेंस चार्ज माइनस करेंगे। सर वो कितना है, वो सवाल में दिया हुआ है फाइनेंस चार्जेस, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वो है 47,100, तो हम एज इट इज 47,100 लिख देंगे। जो आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। वो हमारे पास कितना है, वो है 197,000। अच्छा, अगर टैक्स नहीं होता तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाता है, लेकिन इस सवाल में टैक्स भी दिया हुआ है, वो टैक्स आपने माइनस करना होगा। A2 में टैक्स भी होता है आपका कंपनी के अंदर, तो वो सबसे आखिर में माइनस करता है, सबसे आखिर में। तो हमारे पास आ जाएगा, ये है 39,400, ये हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा वो आ जाएगा 157,600, ये प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक कोई सवाल? बेटा ये कंपनी का सवाल था, तो मे बी फॉर्मेट के वाले सबको थोड़ी परेशानी हो, वो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगी जब हम कंपनी का सवाल करेंगे बकायदा अलग से। हसीब बेटा, जी हसीब, सर। हम कोई सवाल? नहीं शिराज? सर। ठीक नहीं है, सर। अच्छा जी, ओके, आगे चलते हैं। आगे इनकम स्टेटमेंट होगी। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट से 11 मार्क्स दिए हैं, हालांकि दोनों चीजें ही सही थी, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का हाथ भी रख देता है। मतलब आपके तकरीबन कितने हो गए, 11, 4, 3, मतलब आपको 18 मार्क्स आसानी से मिल गए। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि CPLC हैज द अपॉर्चुनिटी टू बाय इन फिनिश गुड एट अ कॉस्ट 5% लोअर देन द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इट मैन्युफैक्चर। अभी जो हम खर्चा कर रहे हैं ना, कॉस्ट, उसकी बात नहीं कर रहा, फैक्ट्री प्रॉफिट इंक्लूड करके जो ट्रांसफर प्राइस, उसकी बात नहीं कर रहा। बोले एक बंदा हमारे पास आया और मतलब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर एक चीज हम बना रहे हैं फॉर सपोज 100 की, तो हमें बाहर का बंदा 95 में देने को तैयार है, वही चीज जो हम 100 की बना रहे हैं वो हमें 95 की देने को तैयार। तो सवाल इसका ये है, डी पार्ट में, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, जस्टिफाई आंसर। तो आपको सीधा सीधा डिसीजन लेना है यस एंड नो के अंदर, और फिर उसके कमेंट के लिए 3 रीजन देने हैं, जस्टिफाई करने के 3 रीजन देने हैं। आप डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये कि 3 फेवर में रीजन दें आप। तो आप लोग क्या कहते हैं, एक चीज मैं 100 की बनाता हूं और बाहर का बंदा मुझे सस्ते में देने को तैयार है। एक तो है चलो थोड़ा महंगा दे, मैं 100 की बनाता हूँ, मुझे 105 की दे, 110 की दे, ये तो और सस्ता दे रहा है मुझे। सर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप कहते हैं लेना चाहिए, क्योंकि बस ख्याल ये करें कि जी सर, क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, ओके। क्वालिटी और अच्छी कोई? होनी चाहिए। शिराज बेटा आप क्या कहते हैं? सर रिलायबल सप्लायर और डिलीवरी इज लेट। ठीक है, अच्छा जी। सो बेटा सुने, डिसीजन जो लिया जाता है ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लिया जाता है, पैसों के ऊपर लिया जाता है, ठीक है। वो बाकी सारी बातें बात की, तो अगर हम डिसीजन लें तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाना पड़ेगा। तो इस वक्त सिचुएशन देखें, अगला बंदा हमें सस्ते में दे रहा है, ठीक है, तो अगर वो बिल्कुल हमारी जैसी प्रोडक्ट बना रहा है, हमारी क्वालिटी के बना रहा है, तो बेस्ट है। अब सवाल में ये तो बताया नहीं उसकी क्वालिटी क्या है, वो रिलायबल है या नहीं है, तो अब क्या करें? तो बेहतर ये है कि हम यस लिखें, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी क्वालिटी सेम होगी, हम यस लिख लेते हैं, यस लिखें और बोले उसको बाय करना चाहिए, और बैकअप करने के लिए रीजन क्या दें कि कॉस्ट लोअर है। अगर हम बाहर से बाय करेंगे तो इट विल कॉस्ट लो टू अस, इट विल बी चीपर टू बाय फ्रॉम द आउटसाइड, इट विल बी सर चीपर कैलकुलेशन ऑफ भी कॉस्ट। करेंगे ना? नहीं, डेफिनेशन नहीं बताएं आप, सिंपल ये अच्छा, बताएं यस यस, और आगे जस्टिफाई करें। जस्टिफाई इस तरीके से करें कि भाई हमें सस्ता पड़ेगा अगर हम बाहर से बाय करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाहर से बाय करेंगे, सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। आप एक चीज 100 की बना रहे हो और आगे बेच रहे हो 200 की, अब वो चीज आपको 95 की पड़ेगी, आगे बेचोगे 200 की, तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ठीक है। सो हमें सस्ता पड़ेगा तो हमारे प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ठीक है। एंड मे बी
मे बी सप्लायर जो हमें बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट दे, हो सकता है बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट दे, ठीक है, बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट दे। उसके अलावा और क्या फायदा होगा? नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट वुड बी नीडेड इन इन्वेंट्रीज। क्या मतलब है? आप अगर सवाल में जाके देखें, आपके पास रॉ मटेरियल साल के आखिर में पड़ा होता है, बचा होता है। अगर सवाल में जाके देखें, साल के आखिर में रॉ मटेरियल बच जाता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ना, जब वो चीज कोई खुद बनाता है, सुनिएगा बेटा, जब वो कोई चीज खुद बनाता है तो उसको रॉ मटेरियल बाय करके रखना पड़ता है और स्टॉक करना पड़ता है, उस पर अच्छा खासा पैसा लगता है, अच्छी खासी अमाउंट आपकी पायलअप हो जाती है। तो जब एक चीज बाहर से ही लेनी है आपको और उठा के बेचनी है, तो इट मीन्स आपको पायलअप नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपका फंसेगा नहीं, इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए पैसा फंसेगा नहीं, सिर्फ उसको बस पैसे देना और उससे माल उठाना है। कोई रॉ मटेरियल की झंझट नहीं होगी, कोई वर्क इन प्रोग्रेस की झंझट नहीं होगी, पैसा पायलअप नहीं होगा। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे साथ है? सो पहला पॉइंट हमें लेना चाहिए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हमें सस्ता पड़ेगा, इससे हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे। और मे बी सप्लायर हमें अच्छी क्वालिटी दे। अब मुझे पता है कि हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो, लेकिन हमें तो फेवर का पॉइंट बनाना है ना। और थर्ड पॉइंट, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेंट्रीज में नहीं लगी होगी, लाइक रॉ मटेरियल में हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं फंसेगी, हमारा पैसा नहीं फंसेगा। एंड फोर्थ पॉइंट, रिसोर्सेज employed in factory can be used in other productive options। क्या मतलब है? हो सकता है आपकी फैक्ट्री में बिल्डिंग खाली पड़ जाए, उसका क्या करें सर? उसको किसी रेंट पे दे देते हैं। हो सकता है आपके वर्कर खाली बैठ जाएं, क्या करें? उनको कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे, उनको किसी और काम में लेकर आ जाएंगे। सो अगर आपके पास मशीनरी बच जाए, सर क्या करेंगे? उस मशीनरी को किसी और जगह इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको नो लिखना है, सर नो में क्या लिखेंगे? सर अगर हमें नो लिखना है कि सर नहीं करना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? फिर आप ये लिखिएगा, कुछ कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, वो मार्क स्कीम में लिखा हुआ है, कुछ कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट। मतलब आप अपनी, अगर आप बाहर से भी बाय करें ना, तब भी आपने वो कॉस्ट पे करनी है। जैसे रेंट है, सवाल में क्या लिखा हुआ है? रेंट। फैक्ट्री का रेंट कितना बनता है? 50,000 बनता है। रेंट ओवरऑल 1 लाख है, वो तो हमने बांटा है ना फैक्ट्री को 50,000, तो वो रेंट आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा, भले आप बाहर से लें। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट का मसला। दूसरा, वर्कर जब खाली बैठेगा तो क्या करोगे? निकालोगे या रखोगे उसको? अबू बकर, जब निकालेंगे एक चीज खुद निकालेंगे उसको, सर। तो दूसरा मसला क्या आ जाएगा? दूसरा मसला आ जाएगा रिडंडेंसी कॉस्ट। वर्कर ऐसे तो नहीं जाएगा ना कि आपने बोला सही कल से नहीं आना, गुड बाय, दुआ में याद रखना, और बस खैर खैरियत से अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी जगह जॉब दिला दे। इतनी मोहब्बत से तो वो नहीं जाएगा, वो आपसे बदले में कुछ ना कुछ मांगेगा यार। सो अगर आपने नो लिखना है, या आप इसमें हाउ एवर का पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कि हाउ एवर, अगर आप चाहते हैं सवाल और अच्छा हो जाए, तो आप 2 फेवरेबल पॉइंट लिख के हाउ एवर भी लिख सकते हैं। हाउ एवर बिजनेस मस्ट कंसीडर सम फिक्स कॉस्ट लाइक रेंट which would even which business would even pay if business would not made the product। जो बिजनेस फिर भी पे करेगा अगर बिजनेस प्रोडक्ट नहीं बनाता। और उसके अलावा रिडंडेंसी कॉस्ट, वर्कर would require to be pay redundancy cost if they would not be hired। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके अलावा क्या नाम है अपना, यहाँ तक ही मेरे पॉइंट आ रहे हैं, बाकी मार्क की स्कीम आप देखेंगे तो आपको और पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ये था कि पहले डिसीजन लेना था एंड देन 3 फेवरेबल पॉइंट बताने थे आपने। आप उसमें हाउएवर भी लिख सकते हैं, 2 फेवरेबल और 1 डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां तक बात क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा, देखो थ्योरी करनी होगी, इतना बता रहा हूँ मैं आपको, थ्योरी पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ए लेवल में 50 मार्क्स की थ्योरी होती है, और ये आपका लास्ट ईयर है। आपको ए स्टार का सोचें तो ए आएगा, वर्ल्ड टॉप का सोचे तो स्टार आएगा। तो मैं तो बोलूंगा बकायदा आप जब भी सवाल करें ये रूल बना लें कि मुझे उसका एक एक पार्ट करना है, एक एक पार्ट, ये रूल बना लें। सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, पूरा सवाल करना है, जहन बना लो अपना।
What is meant by prime cost? It is the sum of all direct cost. एक मास की डेफिनेशन है, सिंपल लिख दें, sum of all direct cost, कहानी खत्म. सेकंड ऑप्शन है स्टेट वन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट व्हिच वुड बी इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में क्या आ सकता है? आप लिखते हैं रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लिख दें, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दें, रॉयल्टी लिख दें, जो ज़हन में आ रहा है. स्टेट वन एग्जांपल ऑफ अ कॉस्ट व्हिच वुड बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड लिख दें, रेंट. ठीक है. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिख दें, पावर लिख दें, सुपरवाइजर सैलरी लिख दें, जो आप लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में कोई एक नाम लिख दें. जी बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?